कक्षा 12 कला वर्ग के छात्र छात्राओं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ई क्लास संचालन के क्रम में आज हम राजनीति विज्ञान के दूसरे अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत अर्थात द्विध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत चर्चा प्रारंभ करेंगे। एक क्लास की पूर्व की कक्षाओं में यदि आपने इस वीडियो को देखा तो उसमें जो चर्चा हुई थी कि पूरा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो ध्रुवों में विखंडित हो गया। वह एक जो खंड था उस खंड का प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरे का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ या सोवियत संघ जिसे कहते हैं, वो दो ध्रुवों के अलग अलग प्रतिनिधित्व करते रहे। उस प्रतिनिधित्व के कारण ही शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ था और शीत युद्ध का जो दौर प्रारंभ हुआ था उसके बाद 1945 से लेकर के 1991 के बीच पूरा विश्व दो ध्रुवों के रूप में बटा रहा। लेकिन क्या कारण था कि दो ध्रुवीयता के जो दो अलग अलग देश प्रतिनिधित्व करते थे उसमें सोवियत संघ का विघटन हो गया। हम जो आज चर्चा करेंगे वह चर्चा यही होगी कि सोवियत संघ जो दूसरे गुट का प्रतिनिधित्व करता था, पहला जो गुट था संयुक्त राज्य अमेरिका और जो दूसरा ध्रुव था गुट था जिसका प्रतिनिधित्व सोवियत संघ करता था, इनका अंत हो गया। और अंत कैसे हुआ? सोवियत संघ जो देशों का समूह था उन देशों ने इस अपने समूह से विघटित होने का निर्णय किया। अलग अलग देश हो गए, वे अलग अलग अपने स्वतंत्र देशों के रूप में हो गए, जिसके कारण सोवियत संघ एक तरह से जो गुट था वह टूट गया। और आप कह सकते हैं ध्रुवीयता का अंत तब हुआ जब सोवियत संघ क्या हो गया, टूट गया। और जब यह गुट टूटा, यह ध्रुव टूटा, तो पूरा जो विश्व था वह इस गुट से निश्चिंत हो गए, एक तरह से चलिए गुट की समाप्ति हो गई और द्विध्रुवीयता का अंत हो गया।
वास्तव में उद्रिक्तता का अंत कब और क्यों हुआ, इसी की चर्चा हम करेंगे। क्या कारण थे, विभिन्न बिंदुओं की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जब ये विश्व दो ध्रुवों में बटा था तो आपकी पूर्व के ई क्लास में हमने चर्चा किया था कि यूरोप के दो भाग हो गए और यूरोप के दो भागों में एक भाग पश्चिमी यूरोप और एक पूर्वी यूरोप था। पश्चिमी यूरोप के लोगों ने अपनी जिस सिद्धांत और जिस पर अपनी सहमति व्यक्त की वह था पूंजीवाद, और जो यूरोप का जो पूर्वी भाग था वह जिस पर अपनी सहमति जारी किया उन देशों ने वह था साम्यवाद। तो आप देखें, साम्यवाद और पूंजीवाद के रूप में टूटे हुए दो ध्रुवों के बाद वर्ष 1961 में जर्मनी के बर्लिन में एक दीवार चलाई, बर्लिन जिसे बर्लिन दीवार कहते हैं, बर्लिन की दीवार। यह जर्मनी के बर्लिन की दीवार वर्ष 1961 में चलाई थी और 1961 में जो बर्लिन की दीवार बनी उसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर थी। और 1961 के बाद यह बर्लिन की दीवार इसे पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में विभक्त करने का कार्य करती है। एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं, जिस तरह से पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप बटे, ठीक वैसे यह दीवार उसी को पार करते हुए पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन के रूप में बट गई। पश्चिमी जो बर्लिन थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका की समर्थक, पूर्वी बर्लिन एक तरह से सोवियत संघ की समर्थक। इस दीवार के 150 किलोमीटर लंबी दीवार के खड़े हो जाने के बाद एक तरह से बर्लिन दो भागों में बट गया। उन्नीस 1917 के क्रांति के बाद सोवियत संघ की सत्ता लेनिन ने संभाली। व्लादिमीर लेनिन जिसे कहते हैं, सोवियत संघ की जो साम्यवादी सरकार का 1917 की क्रांति के बाद 1917 में क्रांति के बाद जो सोवियत संघ था उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूं। 1917 की क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन जिन्हें आप साम्यवाद का जनक भी कहते हैं, लेनिन ने सत्ता संभाली थी और उस समय से लेके द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी साम्यवादी की जो सरकारें थी वह साम्यवाद को अपना प्रमुख सिद्धांत मानते हुए उसी के रूप में काम करते थे। वास्तव में साम्यवाद लोगों से जुड़े होने के नाते, लोगों के अपने कार्यों से जुड़ाव होने के नाते, जमीनी स्तर के लोगों के प्रतिभाग करने के कारण ये साम्यवाद की उत्पत्ति हुई। आज भी साम्यवाद के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार उसमें प्रत्येक आम जनमानस की सहभागिता के नाते उस
उसके जीवन यापन की तरकीब सोची जाती है। तो आखिर ये साम्यवाद के जो जनक थे, उसको साम्यवादी के रूप में उस सरकार चलती रही, बहुत सारे लोग हुए और उसमें साम्यवादी नेताओं में जो सोवियत संघ के नेता थे, एक तरह से 80 के दशक में 1980 के आसपास गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव एक साम्यवादी नेता हुए। एक तरह से आप कह सकते हैं मिखाइल गोर्बाचेव जो 80 के दशक में थे, उसके पहले 1961 के बाद दो ध्रुवीयता का जब प्रारंभ हुआ था, उसके बाद साम्यवादी की सरकार चलती रही। बहुत सारे देश यूरोप के, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, और बहुत सारे पहले से ही सोवियत संघ गुट में जुड़े हुए देश थे, उन देशों को आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराने, दूसरे ध्रुव अमेरिका से टक्कर लेने के लिए परमाणु मिसाइल, परमाणु हथियार तैयार करने और दूसरे देशों को खुश रखने के क्रम में सोवियत संघ स्वयं में कमजोर होने लगा। अर्थात आर्थिक रूप से सोवियत संघ कमजोर हो गया। वहां के लोगों में साम्यवाद के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ असंतोष व्याप्त हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ता गया, नागरिकों को सरकार के नुमाइंदों से अपने को अलग समझने लगे। लोगों को यह विश्वास नहीं रहा कि यह जो साम्यवादी सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की, वह कम्युनिस्ट पार्टी इस सोवियत संघ को आर्थिक दृष्टिकोण से कभी विकास के पथ पे ले जा सकती है और लोगों का जीवन सुखमय हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में लोगों की धारणाएं बढ़ती गई। उस बीच जो मिखाइल गोर्बाचोव थे, उन्होंने, जिसे गोर्बाचोव के चेव के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को संभाला गया, सोवियत संघ के प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको चुना गया 80 के दशक में, तो इन्होंने बहुत सारा परिवर्तन किया। उन्होंने प्रयास किया कि जो देश सोवियत संघ के सामने जो संकट आए थे, उन संकटों को दूर किया जाए। उसके लिए उन्होंने प्रयास किया आर्थिक संकट दूर हो, लोगों को कुछ स्वतंत्रता मिले। कुछ दिनों तक लोगों को जो स्वतंत्रता मिली, उससे कुछ संतुष्ट तो थे, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ती गई, लोगों की सोच अपने फ्री होने की इतनी बढ़ती गई, इतनी अपेक्षाएं बढ़ती गई कि गोर्बाचोव ने उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में असफल रहे। और उसी समय चरमपंथी जो सरकार थी, कई यूरोप में सत्ता का तख्ता पलट हुआ था, उन लोगों ने इस गोर्बाचेव के सिद्धांत को समर्थन देने के अलावा विरोधात्मक वे में चले। अर्थात जो गोर्बाचेव के
सिद्धांतों से संतुष्ट थे, जिन लोगों ने अपना समर्थन दिया था और अपेक्षा किया था कि सोवियत संघ एक बेहतर दिशा में जा सकता है, उनकी ही आपसी असंतुष्टि होने लगी। कुछ लोग उनके पक्ष की बात करते थे तो कुछ लोग उनके विपक्ष की बात करते थे, और पक्ष और विपक्ष के कारण जो बातें होने लगी उसके कारण उसमें विखंडन स्वाभाविक हो गया। और 28 वर्षों की वह बर्लिन की दीवार जो 150 किलोमीटर की लंबी बनाई गई थी, 9 नवंबर सन 1989 को लोगों ने तोड़ दी। 1989 को लोगों ने तोड़ दी। अर्थात जब 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार टूटी तो एक तरह से बर्लिन अर्थात जर्मनी का एकीकरण हो गया। और जब एकीकरण हुआ तो उस समय बहुत सारे यूरोपीय देशों को साम्यवाद से असंतुष्टि होती थी, और वह असंतुष्टि का कारण यह भी था कि जो साम्यवादी की कम्युनिस्ट सरकार थी लोगों से कहा करती थी कि आज भी आपकी जो आर्थिक दृष्टिकोण है, आज भी जो आर्थिक दृष्टिकोण की आपकी जो नीति है वह पश्चिमी अर्थात पूंजीवाद देशों से बेहतर है। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को यह पता चलने लगा, जब वास्तविकता से उसकी जानकारी होने लगी, तो लोगों को लगा कि नहीं, जो हमारा साम्यवाद है उससे जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुए ऐसा पूंजीवादी देशों में नहीं है। इसलिए यूरोप के बहुत सारे देश इस संघ को छोड़कर, सोवियत संघ को छोड़कर अमेरिका की पूंजीवादी सरकार की ओर जाने लगे और उनकी पूंजीवादी व्यवस्था को ग्रहण करने, अर्थव्यवस्था को ग्रहण कर ले, क्योंकि वे चाहते थे कि हमारे देश का विकास और लोगों के पास जो संकट है उस संकट से दूर हो, करप्शन दूर हो, और लोगों को आर्थिक विकास के साथ साथ जो उनके अपनी जीवन चलाने की पद्धतियां वो बेहतर है। लेकिन चूंकि आर्थिक संकट इसलिए भी पैदा हुए थे कि सोवियत संघ परमाणु रक्षा को बनाने के लिए, परमाणु व्यवस्था को बनाने के लिए रक्षा में अमेरिका से तुलनात्मक दृष्टिकोण में बराबरी करने के दृष्टिकोण से बहुत सारे आर्थिक पैकेज का नुकसान हुआ, जिसके कारण वो अर्थ की व्यवस्था को जुड़ाव नहीं हो पाया। और अंत में जो 89 की स्थिति थी, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, बहुत सारे लोग उधर चले गए थे। तो वर्ष 1991 में 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर यह घोषणा की कि अब इसका विघटन कर दिया जाना चाहिए। और एक तरह से कह सकते हैं कि रूस, यूक्रेन वर्ष 1991 में रूस, यूक्रेन व बेलारूस 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्ष 1991 में मिलकर सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। और जब इनका विघटन हो गया सोवियत संघ का, तो निश्चित तौर से विघटन के बाद जो 2 ध्रुवों में देश बटा था, एक ध्रुव अपने आप की एक तरह से कैसे सरेंडर हो गया, समाप्त हो गया। और ऐसे परिवेश में केवल ज्यादा से ज्यादा लोग पूंजीवादी व्यवस्था के संगठन के रूप से अपने आप को जोड़े रहे, और शेष देश स्वतंत्र थे, 9 स्वतंत्र देश थे। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, अपनी इच्छाओं के अनुरूप जहां समर्थन करने की आवश्यकता थी, लोगों ने समर्थन किया। और इस प्रकार से वर्ष 1991 में ध्रुवीयता का अंत हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। हम आपसे कहेंगे कि जो चीजें यहाँ नोट की जा रही, किताबें यदि आपके पास हो तो उसको भी नोट करें, प्रयास करें।
पढ़ें और धीरे धीरे आप इसको यदि नोट किए रहेंगे, हमारी बातों को ध्यान से बार बार यूट्यूब के माध्यम से जो देखेंगे वह आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।